अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8। जरा तरतीब से हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हो गया या कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो मुझसे। एनी स्टूडेंट? हो गया था सर। जी हो गया था सर। हो गया। और किसी स्टूडेंट का कोई मसला इस क्वेश्चन में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 6, सेहत का लाभ जी। इसमें बताइएगा कोई प्रॉब्लम? समझ नहीं आ रही सर। इसमें फर्नीचर की डेप्रिसिएशन थोड़ी एक्सप्लेन कर। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, ओके जरा देखते जाएं। इसमें तो एक लिख रहा है रिसीट ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर 500। एक तो 500 का आपने फर्नीचर डिस्पोज किया। न्यू फर्नीचर यहाँ पर कोई नहीं लिखा हुआ, आपने कोई बाई नहीं किया। अच्छा, ओपनिंग फर्नीचर की जो नेट बुक वैल्यू है वो 40,000 है। ये ओपनिंग फर्नीचर है साल के शुरू में। और उसके बाद यहाँ पर आइएगा, फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2013 कॉस्टिंग 4,000 was disposed of on 1 January 2015 at a scrap value of 500। एक तो एसेट आपने ये सेल किया, ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है ना 700 500, ये वही वाली अमाउंट है कि 500 में सेल किया लेकिन उसकी कॉस्ट थी 4,000। यहाँ से मुझे गेन और लॉस कैलकुलेट भी करना है। Second, 1 July 2014, furniture having a written down value of rupees 6,000 was traded in with the new furniture having fair value of rupees 6,700। यानी 6,000 का फर्नीचर देकर एक आपने फर्नीचर एक्सचेंज किया, उसके केस ना कोई पेमेंट रिसीव की है ना कोई पेमेंट की है, लेकिन फर्नीचर 6,700 वैल्यू का हो चुका है। यानी 700 का मेरा फर्नीचर जो है वो एडिशन हुई है इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो अब मैं इसकी अगर वर्किंग बनाऊं तो यहाँ पे बना देता हूँ सेपरेटली। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस हम लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो फर्नीचर का दिया हुआ है वो 40,000 है। ये 40,000 आया। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इसमें एडिशन ले लेता हूँ। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो बैलेंस है ये WDV है। एडिशन जो हुई है वो 6,000 का एसेट आपने रिप्लेस किया है 6,700 में, तो 6,000 का एसेट आपसे आउट हुआ, WDV उसकी, और 6,700 का इन हुआ, तो मैं सिंपली 700 की एडिशन डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये नेट एडिशन है, ये नेट अमाउंट है, ये भी याद रखिएगा। यानी जो न्यू एसेट माइनस ओल्ड एसेट की वैल्यू जो आ रही है। उसके बाद फर्दर वो लिख रहे हैं कि फर्नीचर जो 1 जुलाई को आपने परचेज किया था 4,000 का, वो आपने डिस्पोज किया 1 जनवरी 2015 को 500 का। अच्छा, ये फर्नीचर आपने खरीदा था, ये डिस्पोजल है। अच्छा, इसकी मुझे WDV चाहिए। एक्चुअली डिस्पोजल वाले की कॉस्ट गिवन है और कॉस्ट है 1 जुलाई 2013 को, और मुझे वैल्यू जो चाहिए साल के शुरू की चाहिए। ठीक है, और साल का स्टार्ट है 1 जुलाई 2014। यानी इसका मतलब सिर्फ एक साल डेप्रिसिएट हुआ है। ये अभी एक साल डेप्रिसिएट हुआ था साल के शुरू में, तो इसकी पहले डेप्रिसिएशन निकालें। और डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस से वो कह रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस एट अ रेट ऑफ 20% ऑन फर्नीचर, जो कि पूरा साल है, तो इसको 20% मैं लेस कर देता हूँ। ये डेप्रिसिएशन आ गई। इसमें से जब ये अमाउंट लेस करूंगा तो ये WDV आ गई उस एसेट की जो आपने डिस्पोज की है एज एट 30 जून 2014। ठीक है, अब ये जो डिस्पोजल वैल्यू है ये यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा WDV। अब मेरे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आ रही है This one is 37,500। अब मैं डेप्रिसिएशन लेता हूँ। पहले मैं डेप्रिसिएशन लेता हूँ ऑन डेप्रिसिएशन। पहले 37,500 पे डेप्रिसिएशन लूंगा। कितने परसेंट? 20%। ठीक है, लेकिन इसमें एडिशन कब हो रही है ये भी देख लें। ये 1 जुलाई को हो रही है, फिर एडिशन जो हो रही है ना 1 जुलाई को ही हो रही है, जिसका मतलब इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी है। तो इसको पहले मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की 37,500 इंटू 20%, या 7,500 आया। उसके बाद जो एसेट डिस्पोज किया है वो एसेट 3,200 की जिसकी WDV थी, ये 6 मंथ के बाद सेल किया आपने, यानी 1 जनवरी 2015 को, तो इस पर भी 6 मंथ की डेप्रिसिएशन आएगी। 3,200 इंटू
20% इंटू 6/12। अब ये डेप्रिसिएशन ली 3200 इंटू 20% इंटू 6/12, ये 320। आपकी टोटल डेप्रिसिएशन जो आएगी वो 7820 आ जाएगी। ठीक हो गया जी? Yes, sir. ठीक है। और अगर मैं इसकी वो जो ये एसेट जो डिस्पोज किया है इसको फर्दर आगे ले जाऊं गेन और लॉस के लिए, तो इसकी मजीद डेप्रिसिएशन जो आपने रिकॉर्ड की है वो 320 है 6 महीने की। अब इसकी WDV आ जाएगी एट डिस्पोजल डेट, यानी 1 जनवरी 2015। तो ये वैल्यू आ गई 2880, इसमें से अगर 320 लेस करें, ठीक है। और आपने इसको सेल किया है 500 में, तो 2880 का एसेट अगर 500 में सेल करेंगे तो यकीनी बात है हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा, और लॉस ऑन डिस्पोजल मेरा बनेगा 2380। ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो। और बताइएगा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम? ओके है? यस सर। चलिए, अच्छा अब आइएगा जो क्वेश्चन मैंने करवाना था पहले उसकी तरफ आएंगे ताकि तरतीब से चलते हैं। AP स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब। अच्छा, इसमें बहुत सी चीजें जो है ना उसने मिक्स की हुई है, तो जरा केयरफुली देखना है आपने। You have agreed to take over the role of bookkeeper for the AP Sports and Social Club. The summarized statement of financial position as on 31st December 2014 as prepared by the previous bookkeeper contain the following items. ये हमारी statement of financial position है पिछले साल की 31st December 2014। इसमें अब हीटिंग ऑयल फॉर क्लब हाउस आ रहा है एसेट्स में। ये जो हीटिंग ऑयल है ये रिसीवेबल अमाउंट है जिसको अक्रूड कह सकते हैं, अक्रूड इनकम, ठीक है। और इसको हम अच्छा इसको आगे जाके भी देखते हैं कि आगे फर्दर वो क्या दे रहा है। बहरहाल ये एसेट साइड पे इसकी वैल्यू दी हुई है, ये स्टॉक भी हो सकता है, इसको आगे जाके देखते हैं। शॉप एंड कैफे इन्वेंट्रीज आ रही हैं आपकी 7000 की। उसके बाद न्यू स्पोर्ट्स वेयर फॉर सेल एट कॉस्ट 3000, यूज स्पोर्ट्स वेयर फॉर हायर एट वैल्यूएशन। ये जो आगे लिखा हुआ ना इक्विपमेंट फॉर ग्राउंड्समैन कॉस्ट, ये नीचे आएगा, ठीक है। ये सिर्फ इतनी सी वैल्यू है, ये वाला हिस्सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको नहीं लेना आपने, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा यूज्ड स्पोर्ट्स वेयर फॉर हायर एट वैल्यूएशन 750, फिर इक्विपमेंट फॉर ग्राउंड्समैन कॉस्ट 5000, और इसकी डेप्रिसिएशन जो है जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह लो 3500, और 1500 नेट बुक वैल्यू आ रही है। सब्सक्रिप्शन ड्यू, और ये बैंक अकाउंट भी ये नीचे है, ये यहाँ नहीं पढ़ोगे आप, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू है 200। फिर करंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट, ये दो दिए हुए हैं इसमें बैंक अकाउंट में। एक्यूमुलेटेड फंड और पेएबल में शॉप एंड कैफे इन्वेंट्रीज है और स्पोर्ट्स वेयर है, यानी दो आपके पास पेएबल है। Then bank account summary for the year to 31st December 2015 contain the following item. सबसे पहले आ रहा है इसमें सब्सक्रिप्शन बैंक। ये सब्सक्रिप्शन बैंक का मतलब बैंक ED, ये अगेन इसने थोड़ी सी टेंस मिस्टेक की हुई है, बैंक का वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बैंक 11000, फिर शॉप एंड कैफे जो है वो 20000 है। रिसीट, सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स वेयर, हायर ऑफ स्पोर्ट्स वेयर और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, ये सारी हमारी रिसीट्स आ गई। पेमेंट्स में देखें तो रेंट एंड रिपेयर्स ऑफ क्लब, हीटिंग ऑयल, स्पोर्ट्स वेयर आपने बाय किए हैं यानी पेमेंट की है, और ग्राउंड्स पर्सन को पे किए हैं 10000। शॉप एंड कैफे परचेजेस है आपकी, ट्रांसफर टू डिपॉजिट अकाउंट, यानी ये फर्दर आपने डिपॉजिट अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर की। अच्छा, अब इससे नीचे फर्दर इंफॉर्मेशन देखें। यू डिस्कवर्ड दैट सब्सक्रिप्शन ड्यू फिगर्स एज एट 31st December 2014 वाज अराइव्ड एज एट फॉलोज। अब देखिए ये सब्सक्रिप्शन ड्यू यहाँ आ रहा है, और सब्सक्रिप्शन ड्यू हमारे पास है 200 की अमाउंट। ये 200 का ब्रेकअप दे रहा है, यानी ये हमें बता रहा है कि इसमें सब्सक्रिप्शन अनपेड है 2013 का 10, सब्सक्रिप्शन अनपेड है 2014 का 230, और सब्सक्रिप्शन पेड फॉर 2015 जिसको प्रीपेड कह सकते हो अनअर्न्ड, ये 40 है। अब जो अनपेड होता है सब्सक्रिप्शन, इसका बैलेंस डेबिट होता है, और सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में पे किया होता है उसका क्रेडिट है, क्योंकि ये इनकम अकाउंट है। तो 240 में से 40 लेस करें तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है जो मैंने यहाँ शो की थी, सब्सक्रिप्शन ड्यू 200, ठीक है। ये उसका ब्रेकअप है, लेकिन corresponding figure at 31st December 2015 आर
सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर 2013, 14, 15, 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपका अनपेड, 10 मिलियन, 20 मिलियन और उसके अलावा 90 मिलियन, यानी 3 आपके अनपेड है और सब्सक्रिप्शन जो आपने एडवांस पे किया वो 200 है। देन वो लिख रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ्स शुड बी रिटन ऑफ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015, यानी हर वो सब्सक्रिप्शन जिसको 2 साल हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, 12 मंथ हो चुके हैं, उसको राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, अब अगर देखें तो साल के एंड पर मैं देखूंगा तो ये भी मेरा 1 साल से ज्यादा हो चुका है, ये दूसरा भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है, इन दोनों को मुझे राइट ऑफ करना है। ठीक है जी। देन एसेट्स बैलेंस एट 31 दिसंबर 2015, ये अब क्लोजिंग बैलेंस आ गए। हीटिंग ऑयल, शॉप एंड कैफे इन्वेंट्रीज, न्यू स्पोर्ट्स वेयर, यूज स्पोर्ट्स वेयर, क्लोजिंग पेएबल्स जो आ रहे हैं वो शॉप एंड कैफे इन्वेंट्रीज, स्पोर्ट्स वेयर और हीटिंग ऑयल। इसमें अगर देखें तो 3 एक्टिविटीज मुझे नजर आ रही हैं, एक तो आपके शॉप एंड कैफे हैं, एक हीटिंग ऑयल है, ये इसकी भी अलग अलग डिस्कशन हो रही है, इसमें भी हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा या लॉस, अब तो प्रॉफिट ही आता है, और तीसरा जो आपके स्पोर्ट्स वेयर है इससे भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। So 2/3 of the sportswear purchases in 2015 had been added to the inventory of new sportswear in the figure given in the list above, and 1/3 has been added directly to the inventory of used sportswear for hire. अब वो ये कह रहे हैं कि जितने पूरे साल में आपने परचेज किए है 2/3, उसका 2/3 जो है वो आपकी न्यू स्पोर्ट्सवेयर है, और जितनी भी आपकी यूज स्पोर्ट्सवेयर है वो 1/3 होंगे, यानी 2/3 of the purchases represented new sportswear and 1/3 of the purchases will represent used sportswear. Half of the resulting new sportswear at cost for sale at cost at 31st December 2015 is actually over 2 years old. ये 2 साल पुरानी है, यानी half of the resulting new sportswear for sale at cost at 31st December 2015 is actually 2 years old. You decide with effect from 31st December 2015 to transfer these older items into inventory of used sportswear at a valuation of 25% of original cost. यानी जो आपने न्यू स्पोर्ट्सवेयर खरीदे थे जो 2 साल पुराने हो चुके हैं और सेल नहीं हुए, उसको आप नॉर्मली जो न्यू वाले हैं उसको आप सेल करते हो, ये देखें ऊपर लिखा हुआ न्यू स्पोर्ट्सवेयर फॉर सेल। लेकिन ये बात है वो कह रहा है कि जो सेल नहीं हुए और 2 साल गुजर चुके हैं उसको मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि इसको यूज्ड स्पोर्ट्सवेयर में ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन इसकी वैल्यूएशन जो है वो 25% पे ले आए, यानी इसका मतलब 75% प्राइस में इसकी कम कर दूंगा। नो कैश बैलेंसेस आर हेल्ड एट 31st दिसंबर 2014 और 31st दिसंबर 2015, यानी कैश बैलेंस कोई नहीं है, सारा बैलेंस बैंक में ही है। Equipment for the groundsperson is to be depreciated at 10% per annum on cost. आगे वो लिख रहा है जी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए 31 दिसंबर 2015 का और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए। ये क्वेश्चन बड़ा केयरफुली करना होगा क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं और कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। आपका ये क्वेश्चन जो है बेसिकली एपी स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब, स्पोर्ट्स एंड social club income expenditure account for the year ended 31st December 2015. और अमाउंट जो है वो आपकी सिंपल रुपीस में है, तो यहां पर हम रुपीस लिख लेते हैं, रुपीस। दो कॉलम इसलिए बनाए मैंने कि एक वर्किंग भी बन सकती है, टोटल करके हम वहां लाएंगे वैल्यूज। ओके अच्छा, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में जो चीज आ रही है मैं उसके मुताबिक सॉल्व करूंगा और यहाँ हम वर्किंग कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है यहाँ रिसीट एंड पेमेंट में आएंगे, सबसे पहले दिया ही सब्सक्रिप्शन है, तो हम सब्सक्रिप्शन का पहले अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ लिख देंगे सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नंबर 1। अब वर्किंग 1 बनाइएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट,
ये टी अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाते हैं। ओके, अमाउंट इन रुपीस, ये आपका लेजर अकाउंट ओपन हुआ। अब देखिएगा कौन कौन सी आइटम दी हुई है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में आते हैं। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के मुताबिक लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू 200। ये जितना भी सब्सक्रिप्शन ड्यू है 200 रुपीस, ये मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस। और ड्यू है, रिसीवेबल अमाउंट है, ये डेबिट साइड पे आएगा, बैलेंस बीडी 200। उसके बाद रिसीट में जाते हैं। रिसीट में लिख रहा है सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव हुआ है पूरे साल में वो 11,000 का है। ये 11,000 का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है ये कैश आपका डेबिट होगा और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक, क्योंकि बैंक की हमने यूज करना है तो ये बैंक अकाउंट में आ गया 11,000। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसमें और कोई चीज नहीं है, सब्सक्रिप्शन, ये सारा डाटा दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो ओपनिंग बैलेंस जो है ना, मैंने 200 लिखा है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये मैं डिटेल यहाँ दी है। इसमें जो रिसीवेबल बैलेंस है वो 240 है, वो यहाँ 240 लिखूंगा। और 40 का जो बैलेंस है पेड इन एडवांस अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, वो हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लाएंगे। असल में ये बन जब वही रहा है 200, ठीक है, लेकिन दोनों बैलेंस मैंने सेपरेट शो किए जैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद आइएगा नेक्स्ट में, तो यहाँ पर वो क्लियरली लिख रहा है कि अभी हमने डिस्कशन भी की थी कि वो सब्सक्रिप्शन जिसको 12 मंथ से ज्यादा अरसा गुजर चुका है उसको आप राइट ऑफ कर दो। अब ये 10 भी मैं राइट ऑफ करूंगा क्योंकि इसको 2 साल हो चुके हैं और इसको 1 साल हो चुका है। और ये पॉलिसी अप्लाई हुई है 1 जनवरी से। इसका ये मतलब नहीं कि मैं 1 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 जनवरी से ये एप्लीकेबल है। तो 1 जनवरी तक ये 1 साल हो चुका था और 31 दिसंबर तक इसका भी 1 साल हो चुका है। दोनों राइट ऑफ होंगे और जो राइट ऑफ होंगे वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे क्योंकि ये अभी रिसीव नहीं होंगे, रिटर्न ऑफ। और ये दोनों की अमाउंट बन रही है 30। ठीक है जी, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस देख लें जो रिमेनिंग बचता है। एक तो 90 है अनपेड, रिसीवेबल अमाउंट 90, ये क्लोजिंग बैलेंस है। और रिसीवेबल का बैलेंस यहाँ पर ही आएगा क्रेडिट साइड पे, और ये बैलेंस बीडी था। और ये बैलेंस आएगा हमारे पास 90। और इसी तरह अगला बैलेंस वो दे रहा है जी सब्सक्रिप्शन पेड फॉर 2016, यानी अगले साल का जो आपने सब्सक्रिप्शन पे किया है, यानी उन्होंने पे किया है, हमें एडवांस में रिसीव हुआ है, ये हमारा अनअर्न्ड इनकम होगी। और अनअर्न्ड इनकम हम यहाँ डेबिट साइड पे लिख देंगे और अमाउंट आएगी हमारे पास 200। ठीक है जी, अब इस सारे को बैलेंस कर लेते हैं, ये साइड ज्यादा है, इसको सम करें। 11,160 में से मैं अगर दो अमाउंट लेस कर दूं जो ऊपर दी हुई है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो SOCI को हम क्रेडिट कर देंगे। इसमें से 240 भी माइनस किया और 200 भी माइनस किया, तो 10,720 की अमाउंट जो आ रही है, दिस इज द बैलेंसिंग अमाउंट। और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहाँ आ जाएगी 10,720। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो अब यूज टू हो चुके हो बनाने में। अब इससे आगे आइएगा नेक्स्ट में, मैं रिसीट एंड पेमेंट में आऊंगा। अब शॉप एंड कैफे, अब शॉप एंड कैफे का देखिए कोई रिसीवेबल तो नहीं है, लेकिन शॉप एंड कैफे का हमारे पास इन्वेंट्री भी मौजूद है और हमारे पास पेएबल भी मौजूद है। ठीक है, तो ये CGS बनाएंगे हम इसका प्रॉफिट निकालने के लिए, यानी सेल्स माइनस CGS। तो वर्किंग 2 की तरफ मूव करेंगे हम और वर्किंग 2 में निकालेंगे प्रॉफिट ऑन कैफे। ठीक है जी, अब इसमें मुझे सबसे पहले सेल्स चाहिए। सर SOCI सेल्स, अब सेल्स की तरफ आते हैं और इस अमाउंट को यहां लाएंगे हम, सारी की सारी अमाउंट्स को। जी, सेल्स बताइएगा कितनी है, क्योंकि सेल्स तो किसी किस्म का कोई रिसीवेबल है ही नहीं। ठीक है, तो सेल्स जो गिवन है वही लोगे। और सेल्स शॉप एंड कैफे की है 20,000 जो रिसीट हुई है, सारी कैश सेल है, क्योंकि इसमें रिसीवेबल आमतौर पे होता नहीं है, क्योंकि कैश बेस्ड आप काम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो मोस्टली कैश बेस्ड होती है। ये 20,000 की अमाउंट यहाँ लिख देंगे।
अब इसमें से मैं लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए मुझे क्या करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री लीजिएगा कैफे की। ओपनिंग इन्वेंट्री कैफे की कहाँ आएगी जी, आपके पास ये देखिएगा एसेट साइड पे शॉप एंड कैफे इन्वेंट्रीज। ये 7000 की अमाउंट जो है, ये मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ साथ साथ अमाउंट्स। ये 7000 की अमाउंट ओपनिंग इन्वेंट्री है। अब मुझे चाहिए परचेसेस। अच्छा, अब चूंकि पेएबल भी दिए हुए हैं तो परचेज मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा वर्किंग नंबर 3 में, और इसको प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें से लेस कर दूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री कैफे की। कैफे की क्लोजिंग इन्वेंट्री बिल्कुल एंड पे दी होगी जहां हमें एसेट दिए हुए थे, दिस वन। शॉप एंड कैफे इन्वेंट्री जो क्लोजिंग है वो हमारे पास 5000 की अमाउंट है। ये 5000 इसमें से लेस करूंगा। अब जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी दिस इज नॉन एज CGS। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि मैंने परचेज की वैल्यू नहीं डाली। अब ये आपकी CGS आ गई, ये हमारी सेल है, और सेल में से CGS लेस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैफे। अब 20,000 में से ये वाली अमाउंट लेस करूंगा तो ये अभी प्रॉफिट आया नहीं है क्योंकि अभी परचेज नहीं लिखी है हमने। ठीक है, अभी फाइनल नहीं आया। अब मैं परचेजेस निकालने के लिए वर्किंग 3 में आता हूँ, और इसके लिए अकाउंट बनाऊंगा पेएबल्स, जैसे आप बनाते आ रहे हो पेएबल्स, और ये आपको गिवन था पेएबल्स। ये लीजिए, अब पेएबल्स का ओपनिंग बैलेंस पहले देखिएगा। ये पेएबल्स फॉर कैफे है। ओपनिंग बैलेंस की तरफ जाएं। ओपनिंग बैलेंस में कैफे का जो पेएबल बैलेंस है दिस इज शॉप एंड कैफे इन्वेंट्री 1000। ये ओपनिंग पेएबल है, यकीनन ये क्रेडिट साइड पे आएगा। बैलेंस BD 1000। ठीक है जी, उसके बाद अच्छा, अब पेएबल्स के अगेंस्ट जो पेमेंट्स की हैं उसकी तरफ आइएगा। दिस इज पेमेंट, और शॉप एंड कैफे परचेजेस के अगेंस्ट जो आपने पेमेंट की है वो 9000 रुपीज की है। ये पेमेंट जो है वो आपकी डेबिट साइड पे आएगी क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और पेएबल अकाउंट डेबिट होगा, और अमाउंट है हमारे पास 9000। ये 9000 की अमाउंट ली, और अब मैं पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस लिख लूंगा, और इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस देखिएगा कैफे का, ये नीचे दिए हुए बैलेंसेस, ये लाइबिलिटीज हैं क्लोजिंग पेएबल्स, और यहाँ लिख रहा है आपके पास ये शॉप एंड कैफे, ये पेएबल्स है, शॉप एंड कैफे इन्वेंट्रीज। ये असल में इन्वेंट्रीज नहीं है, ये वर्ड जरा ध्यान से देखना, ऊपर हेडिंग दी हुई है क्लोजिंग पेएबल एट 31 दिसंबर और फॉर शॉप एंड कैफे इन्वेंट्रीज, यानी शॉप एंड कैफे के अगेंस्ट I-800 की अभी अमाउंट आपने पे नहीं की। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब इसको टोटल कर लें, ये 9800, और इसका जो डिफरेंस आएगा दिस वन इज नॉन एज परचेसेस, यानी 9800 में से मैं 1000 माइनस कर देता हूं तो ये मेरी परचेज आ जाएगी, और इस परचेज को यहां लाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये परचेसेस, इस परचेज को लेकर आए तो ये आप खुद ही कैलकुलेट कर देगा। इसने प्लस भी कर लिया यहाँ तक, और प्लस करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस भी कर दिया, तो अल्टीमेटली फाइनल अमाउंट मेरे पास 9200 की आई, जो कि कैफे प्रॉफिट है। ठीक है जी, यानी ये अमाउंट जो है यहाँ तक हमारी CGS थी। इस अमाउंट को, इसको मैं अलग से हाईलाइट करूंगा, दिस वन ये CGS है, और ये अमाउंट जो है ये हमारी प्रॉफिट ऑन कैफे आ गई। अब प्रॉफिट ऑन कैफे को यहाँ लाइएगा, प्रॉफिट ऑन कैफे पर वर्किंग नंबर 2, and this amount is equal to 9200। अब अगेन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आइएगा, क्योंकि अब वर्किंग जरा ध्यान से देखनी है, ये वाला पॉइंट इसमें सबसे अहम है, दिस वन। अच्छा, रिसीट में तीसरा आ रहा है सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स वेयर। अच्छा, अब जो सेल कर रहे हैं ना आप स्पोर्ट्स वेयर, वो दो किस्म के स्पोर्ट्स वेयर हैं, एक हायर पे है, एक सेल्स पर है। जो सेल है उसकी तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है,
ठीक है। अगर आप यहाँ देखें स्पोर्ट्स वेयर की, न्यू स्पोर्ट्स वेयर की ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, तो इसका भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे या लॉस, अगर जो भी वट एवर द केस विल बी, इसका भी प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम इसी टाइप यही वर्किंग बनाऊंगा जो वर्किंग 2 थी हमारी। अब ये वर्किंग 4 होगी, यहां लाऊंगा वर्किंग 4। वर्किंग नंबर 4 is profit from new sportswear। सबसे पहले इसके भी सेल कैलकुलेट करते हैं, सेल्स। अब हमारे पास सेल्स कितनी आ रही है, ये आपको मिलेगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिएगा सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स वेयर 5000। अच्छा, अब यहाँ पर तो वर्ड नहीं लिखा हुआ न्यू और ओल्ड, ये वेरी सिंपल, हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि जो ये स्पोर्ट्स वेयर एक हायर पे है, एक सेल पे है। जो सेल पे है वो न्यू है और जो हायर पे है वो आपका यूज्ड है। अब ये 5000 की जो अमाउंट आ रही है वो हम यहाँ सेल्स में लिखेंगे। अब इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है, हमें क्वेश्चन में जो दी हुई है, न्यू स्पोर्ट्स वेयर फॉर सेल एट कॉस्ट 3000। ये 3000 की ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, 3000। अब मुझे परचेजेस चाहिए, एड परचेजेस, और अगेन परचेजेस गिवन नहीं है। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, परचेजेस गिवन नहीं है स्पोर्ट्स वेयर की। लेकिन अगर आप देखें तो पेबल स्पोर्ट्स वेयर के गिवन है, ओपनिंग की और क्लोजिंग की, और पेमेंट भी गिवन है। तो लिहाजा मुझे यहाँ पर वही अकाउंट पेबल्स का बनाना है। वर्किंग नंबर अब 5 आ जाएगी आपकी, ये परचेज जब इसमें ऐड करूंगा ये टोटल आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, और इसमें से अब मैंने लेस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है इसमें जी। ये न्यू स्पोर्ट्स वेयर जो है वो आपका 4000 का है, न्यू स्पोर्ट्स वेयर 4000 का है। ठीक है, और ओल्ड भी देख लीजिएगा, ये 3000 था। ठीक है, तो ये आपका 4000 आ। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस आएगा, यकीनी बात है वो सीजीएस होगा। अभी परचेज मैंने नहीं ली, मैं फार्मूले पहले लगा लेता हूं ताकि इससे ये फायदा होगा कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो खुद ब खुद हमारी सीजीएस कैलकुलेट होगी और प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम, सिंपल प्रॉफिट लिख दो, इट्स ओके, वर्किंग है ये। अब इससे नीचे मैं वर्किंग 5 बना रहा हूं, दैट इज पेएबल, बल्कि वर्किंग 5 यहां लाऊंगा मैं इसी से नीचे, इसी को कॉपी करते हैं और वैल्यूज चेंज करते हैं। वर्किंग 5 पेएबल्स, और यहां लिख रहा हूं पेएबल फॉर क्या वर्ड था आपका, स्पोर्ट्स वेयर, बल्कि न्यू स्पोर्ट्स वेयर। स्पोर्ट्स, आप इसको स्पोर्ट्स वेयर ही लिख लें और बाद में हम इसको न्यू रोल कन्वर्ट करेंगे स्पोर्ट्स वेयर। अच्छा, ओपनिंग पेएबल कितना है, ओपनिंग पेएबल चेक इट, स्पोर्ट्स वेयर का ओपनिंग पेएबल है 300, और ये जो पेएबल की अमाउंट है ये यहाँ क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने जो पेमेंट की है स्पोर्ट्स वेयर की, दैट इज 4500, ये पेमेंट की आपने 4500 की। ठीक है, ये 4500 यहाँ पर आ जाएगा। और अब क्लोजिंग पेएबल चेक करते हैं, क्लोजिंग पेएबल कितने दिए हुए हैं, ये स्पोर्ट्स वेयर के, ये पेएबल को मैंने हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, ये स्पोर्ट्स वेयर 450 आ रहे हैं आपके, 450। अब ये 450 यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरे पास परचेज आ गई 1950 की। ठीक है, सर ओपनिंग बैलेंस 3000 आपने दिया है, और ओपनिंग कितना है,
So 300. ओके, एक जीरो ज्यादा हो गया, ठीक है 300। ये आ जाएगा 4650 की मेरी परचेज आई, ठीक है। इसको हम यहाँ पर वर्किंग 5 परचेजेस। अच्छा, इसमें एक हमने हिंट पढ़ा था इस पैराग्राफ, 2/3 of the sportswear purchases in the made in 2015 had been added to the inventory of new sportswear in the figures given in the list of assets above। यानी जो ऊपर आपको इन्वेंट्री दी हुई है, जो अभी हमने 4000 की इन्वेंट्री ली है, ये ऊपर 4000 की इन्वेंट्री ली है, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो आपने ड्यूरिंग द ईयर जितने भी स्पोर्ट्सवेयर की परचेज किए हैं उसके 2/3 इंक्लूड है। सो इससे हमें ये हिंट मिल रहा है कि 2/3 परचेज जो है स्पोर्ट्सवेयर की वो न्यू है, न्यू स्पोर्ट्सवेयर, और 1/3 ओल्ड है। तो अब इसको मैं दो हिस्सों में नीचे डिवाइड करूंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू स्पोर्ट्सवेयर, और इसकी अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे 4650 इंटू 2/3, ये 2/3 आएगी। 4650 इंटू 2/3 यार ये 3100, और यही बात है ओल्ड स्पोर्ट्सवेयर, इसकी जो अमाउंट आएगी 4650 इंटू 1/3, तो 4650 डिवाइडेड बाय 3, और इन दोनों को प्लस करें तो वही अमाउंट बनेगी जो ऊपर आपने कैलकुलेट की है 4650। ये उसको स्प्लिट किया हमने, चूंकि इसको स्प्लिट क्यों किया कि यहाँ जो मैंने परचेज लेके आनी है वो सिर्फ न्यू वाली लानी है, ओल्ड नहीं लानी। ये 3100, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ तक तो आ गया हमारा प्रॉफिट 2900, लेकिन एक स्टेटमेंट और है, वो भी देख लीजिएगा। बेसिकली इसको समझाने से पहले मैं एक और वर्किंग आपको समझाऊंगा, लेकिन वो पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं होगी, लेकिन एडिशनल समझाऊंगा, वो जरा देखिएगा। दिस वन, हाफ ऑफ द रिजल्टिंग, पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी आपने परचेज की है न्यू स्पोर्ट्सवेयर या ओल्ड स्पोर्ट्सवेयर, ये ऊपर इन्वेंट्री में शामिल है, ठीक है। आगे लिख रहा है हाफ ऑफ द रिजल्टिंग न्यू स्पोर्ट्सवेयर for sale at cost at 31st December 2015 is actually over 2 years old। यानी इस इन्वेंट्री जो ये आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है, इस क्वेश्चन में भी 4000 की जो इन्वेंट्री है, इसमें से 2000 की इन्वेंट्री ऐसी है जो 2 साल पुरानी हो चुकी है। So you decide with effect from 31st December 2015 to transfer these older items in inventory of used sportswear at a valuation of 25% of their original cost। ठीक है, तो आपने इसको ट्रांसफर करना है। ये बिल्कुल इस तरह समझिएगा, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, ये न्यू स्पोर्ट्सवेयर है, ये ओल्ड स्पोर्ट्सवेयर है। अच्छा, इस वक्त मेरे पास जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है 31 दिसंबर 2015 की, ये ओल्ड इन्वेंट्री ये ऊपर लिखी हुई है मैंने 4000 और न्यू की, और ओल्ड की इन्वेंट्री भी यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000, ये 1000। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है कि वो कह रहा है कि इसमें जो आपकी 1/2 इन्वेंट्री है, 1/2, ये 2000 की इन्वेंट्री, वो अब न्यू से ट्रांसफर कर दिया आपने, किसको? ओल्ड को। जब ओल्ड को ट्रांसफर करोगे तो वैल्यूएशन उसने क्या कहा है? 25% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यानी इसका सिर्फ 25% इसमें ऐड होगा, ओनली 25%, ठीक है। अब एक इन्वेंट्री मेरी क्रेडिट हो रही है, एक इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, इसका जो नेट इफेक्ट है दैट इज लॉस। यानी ओवरऑल देखें तो ये मुझे लॉस हो रहा है 1500 का, जो मैं इन्वेंट्री ट्रांसफर कर रहा हूँ। इसको क्वेश्चन का हिस्सा ही रखिएगा, क्योंकि ये लॉस मैंने यहां से लाना है, लॉस फ्रॉम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का जो लॉस है दैट इज 1500, ये मैं यहां से लेस कर दूंगा, तो अब मेरे पास नेट प्रॉफिट आएगा। ये नेट प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हुआ किसका? न्यू स्पोर्ट्स वेयर का, विच इज इक्वल टू 1400। ठीक है जी, इसको मैं सिर्फ इस फिगर को हाईलाइट कर देता हूं, दिस वन। अब ये जो 1400 की अमाउंट फाइनली कैलकुलेट की है इस वर्किंग से, जो वर्किंग नंबर 4 है वहां से, वो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट फ्रॉम न्यू स्पोर्ट्स वेयर वर्किंग नंबर 3, सॉरी वर्किंग नंबर 4, और ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी 1400। अच्छा, इसको यहां ले आते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर के बाद
अब नेक्स्ट रिसीट में देखिए कौन सी आ रही है, ये 3 रिसीट हो चुकी हैं। अब हायर ऑफ स्पोर्ट्स वेयर, अब हायर ऑफ स्पोर्ट्स वेयर वो तो रेंट पे, मतलब आप रेंटल बेसिस पे देते हो, हायर बेसिस पर आप उसको 2 दिन के लिए आपने दिया, फिर वापस ले लिया, फिर उससे आपने अर्न किया, तो ये तो सिंपल आपकी सीधी सीधी इनकम आएगी 3000। इसकी कोई इन्वेंट्री वगैरह तो अलग से चीज रहेगी, लेकिन इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। हायर फ्रॉम ओल्ड स्पोर्ट्स वेयर एंड दैट इज 3000। उसके बाद एक अमाउंट मेरी और रहेगी अगली, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, और इसमें कोई अप्रूवल वगैरह नहीं दी हुई, तो सिंपल यही जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है 800 का, जिसको इंटरेस्ट इनकम भी कह सकते हो, वो यहाँ ले आए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 800। अब ये जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट की है इसको सम कर लेते हैं, दिस इज नॉन एज इनकम, ये टोटल इनकम आ गई। इसकी हेडिंग के लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, इनकम। अब इसको टोटल कर लेंगे, और इनकम का टोटल आ रहा है 25120। अब इसे नीचे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी केयरफुली लेने हैं आपने, एक्सपेंसेस लिख दें। सीट एंड पेमेंट को पहले फॉलो करना है। अब इसमें रेंट एंड रिपेयर ऑफ क्लब हाउस, अब रेंट और रिपेयर ऑफ ये जो आ रहा है आपका, इसमें देखें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, ये पहले देख लीजिएगा एक्सपेंसेस के केस कौन सी एडजस्टमेंट मौजूद है हमारे पास। ठीक है, इसमें एक हीटिंग ऑयल है, एंड देन एक हमारे पास और कोई भी चीज फिलहाल नहीं आ रही, सिर्फ एक ही आ रही है, हीटिंग ऑयल। ठीक है, तो इसको अभी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा अब यहाँ पर जो रेंट है इसका कोई अप्रूवल और प्री पेमेंट नहीं है, जितना भी रेंट है ये सारे का सारा मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, और मैं एक्सपेंसेस में ऐड करूंगा, और ये अमाउंट आ रही है 6000 की। ठीक है, 6000, और इन सारे एक्सपेंसेस को हम माइनस में लिखते हैं। अब ये सिंगल कॉलम में मैं बना रहा हूँ, सिंगल कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा हीटिंग ऑयल, यस इसकी मुझे वर्किंग बनानी पड़ेगी 4000, क्योंकि इसमें ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है, और इसके लिए टी अकाउंट बना लेंगे, हीटिंग एंड वर्किंग नंबर 6 हीटिंग ऑयल। अब इसको ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में देखें, ओपनिंग बैलेंस 1000 एसेट साइड पे आ रहा है। ठीक है, जब एसेट साइड पे आ रहा है तो ये आप डेबिट साइड पे लिखोगे, चाहे वो इन्वेंट्री है या क्रूड हो, दोनों सूत्रों में ये डेबिट ही होना है, तो मैं इसको बैलेंस बीटी कर देता हूँ, और ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आ रहा है 1000। अच्छा, अब देखिएगा कि फर्दर आपने जो पेमेंट्स वगैरह की हैं हीटिंग लाइट की, ये 4000 की आपने पेमेंट की है। ठीक है, अब पेमेंट करोगे तो किस साइड पे आएगी, डेबिट साइड पर, हीटिंग, और इधर लिख दूंगा बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 4000 की। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें, हीटिंग एंड में पेमेंट्स के बाद अब क्लोजिंग बैलेंस में आते हैं। हीटिंग, ये जो 700 की अमाउंट है, ऊपर देखिएगा हेडिंग क्या है, एसेट बैलेंसेस, ये मेरे एसेट्स हैं, और ये बैलेंस आ रहा है 700 का। ये एसेट का बैलेंस ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 700। उसके बाद ये हीटिंग ऑयल फॉर क्लब क्लोजिंग पेएबल भी है 200। ये पेएबल जो है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये साइड पे लिखेंगे 200। ठीक है, अब ये सारा मुकम्मल हुआ, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी ले लिया मैंने, पेमेंट्स वगैरह भी ले ली, और क्लोजिंग बैलेंस भी ले लिए। अब इसको टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आ रहा है 5200, और ये 5200 में से 4500 लेस करेंगे तो जो अमाउंट आएगी that shall be transferred to income and expenditure account which is equal to 4500। ठीक है जी, ये इनकम एक्सपेंडिचर
अकाउंट में ले आइएगा हीटिंग ऑयल, वर्किंग नंबर 6, अमाउंट आ रही है 4500 की, इसे लिंक किया 4500, ये मेरे पास सेकंड अमाउंट आ गई एक्सपेंसेस में। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस देखते हैं, अगेन रिसीट एंड पेमेंट में आइएगा, रिसीट तो मुकम्मल हो चुकी है, पेमेंट में ये ग्राउंड्स पर्सन को आप 10,000 की अमाउंट पे कर रहे हो, ग्राउंड पर्सन को, ये भी एक्सपेंस है, लाइक सैलरीज वगैरह होती हैं, ये ग्राउंड पर्सन, और ये 10,000 की अमाउंट ये भी माइनस में लिखेंगे हम, ये थर्ड अमाउंट आ गई आपके पास। नेक्स्ट अमाउंट देखिएगा, ट्रांसफर टू डिपॉजिट, ये तो सिर्फ डिपॉजिट अकाउंट को ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये मुकम्मल हुआ, अब एडजस्टमेंट की तरफ मूव करेंगे। एडजस्टमेंट में ये जो 30,000 की जो अमाउंट आ रही थी सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर 13 एंड सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर 14, ये हमने राइट ऑफ किया था, ये 30 की अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, which is equal to 30,000, that's only 30, sorry not 1000, ये thousands में अमाउंट नहीं है, ये 1300 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा अब इससे नीचे एडजस्टमेंट देखें, ये भी हो गया। अच्छा, अब यूज स्पोर्ट्स वेयर को जरा देखना होता है कि यूज स्पोर्ट्स वेयर एक ऐसी अमाउंट है जो कि आपकी यूज्ड होती है, तो इसमें जो आपकी बहुत ओल्ड हो जाती है वो आपकी यूज्ड में आ जाती है, वो एक्सपेंस बन जाती है, कंज्यूम हो जाती है, तो लिहाजा अब यहाँ पर मैं ओल्ड या यूज्ड स्पोर्ट्स वेयर की कैलकुलेशन करूंगा, कंज्यूम्ड, वर्किंग नंबर 7, और ये वर्किंग 7 यहाँ लाते हैं हम, वर्किंग नंबर 7 स्पोर्ट्स वेयर। अब यूज स्पोर्ट्स वेयर का ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस इसमें आइएगा, यूज स्पोर्ट्स वेयर का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास है 750 का, 750, यानी जब साल शुरू हुआ था तो मेरे पास ये 750 का बैलेंस मौजूद था। अब ड्यूरिंग द ईयर आपने मजीद भी परचेज की है, जो वर्किंग 5 के थ्रू हमने कैलकुलेट की थी, लेकिन जो वर्किंग 5 के थ्रू कैलकुलेट की थी उसमें 2 अमाउंट कैलकुलेट की थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए जो यूज की है 1550, ये 2 अमाउंट होगी। तीसरा मैं ऐड करूंगा जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम न्यू यूज सॉफ्टवेयर से स्पोर्ट्स वेयर से, ट्रांसफर कितना हुआ है ये हमने पिछली वर्किंग में कैलकुलेट किया था, जो ट्रांसफर होकर अमाउंट आ रही है वो 500 की है, यानी इट मींस कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है दैट शुड बी इक्वल टू दिस अमाउंट, यानी 750 का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, 1550 का आपने और खरीदा, लेकिन ये जो ट्रांसफर है ये बाद में हो रही है, इसको अभी ना लें, इसको ना लें, सॉरी, यानी 2300 का आ गया, इसी को मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, क्योंकि ये एडजस्टमेंट हमने आफ्टर मेकिंग द इन्वेंट्री उसके बाद कैलकुलेट की है, इन्वेंट्री में शामिल है, उसकी एंट्री अलग से हुई है, यानी न्यू डेबिट, न्यू क्रेडिट, ओल्ड डेबिट और लॉस डेबिट, और लॉस हम चार्ज कर चुके हैं, ठीक है। और जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा ये 2 अमाउंट वहां से लेस कर दूंगा। अब मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस चेक कीजिएगा कितना आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस इन्वेंट्री का, दिस वन यूज स्पोर्ट्स वेयर 1000, यानी साल के एंड पे 1000 की इन्वेंट्री ऐसी है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ हायर के लिए, यानी मैं लोगों को दे सकता हूँ हायर के लिए, तो वो लेस कर दो, ये अभी भी मौजूद है, लेस बैलेंस कैरी डाउन या क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये मेरे पास आ रहा है 1000, इसमें से 1000 लेस कर दें, अब जो रिमेनिंग अमाउंट बनेगी दैट इज द एक्सपेंस, यानी ये कंज्यूम हो गया। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मिसाल के तौर पे आप स्टेशनरी आइटम बाय करते हो, जितनी स्टेशनरी आइटम बाय की आपने, फॉर्मूला क्यों नहीं ठीक दे रहा, ये दोबारा लगाया फार्मूला, ये 1300, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दे रहा था कि आपने एक स्टेशनरी है तो 500 की ओपनिंग की, 1000 की और बाय की, तो 1500 हो गया, साल के एंड पे 200 की रह जाती है, तो 1300 कंज्यूम हो गया, तो ये जो अमाउंट आ रही है दिस अमाउंट हैज बीन कंज्यूम्ड, ठीक है। और जो कंज्यूम हुई है अमाउंट वो यहाँ ले आइएगा एज एन एक्सपेंस 1300। अब ये मेरे पास 5 अमाउंट्स आ चुकी हैं यहाँ तक। अब एडजस्टमेंट नेक्स्ट देखिएगा,
अब ये जितनी एडजस्टमेंट है हम ले चुके हैं, सिर्फ एक रह चुकी है यहाँ पर, इक्विपमेंट फॉर द ग्राउंड्स पर्सन इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% ऑन कॉस्ट। अच्छा, अब इक्विपमेंट एक्सक्यूज मी सर, ये पॉइंट रिपीट कर दें कि हमने वो 500 वाली ट्रांसफर की जो अमाउंट थी वो क्यों नहीं ली? जी बिल्कुल, देखिए उसका ये है कि वो एक एसेट से दूसरे एसेट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और जो आपका कंज्यूम हुआ है ये साल के एंड पे कर रहे हैं। अगर मैं इस अमाउंट को ले लेता हूँ तो ये अमाउंट जो 1000 की आ रही है, ये जो बैलेंस आपको दिया हुआ है, ये वाला 1000 का, ये ट्रांसफर से पहले का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ये क्लियरली देखें, मैं लिखा है you decide with effect of 31st December to transfer these older item in inventory of used sportswear at a valuation। यानी ये 31st दिसंबर को फैसला किया है, तो ये जो आपका कैलकुलेट हुआ हुआ इसमें जो न्यू खरीदे हैं वो तो शामिल है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है। या तो इसको आपका दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस 500 को लें और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000 ना लिखें, 1500 लिखें, वो सूरत में भी ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, मेरी बात समझ आ गई? जी सर, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली बात भी एक आपने बताई थी। अगर मैं इस वर्किंग को चेंज कर दूं ना आपके लिए, तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये लीजिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। इसमें से मैं ऐड कर रहा हूं ट्रांसफर, ठीक है जी, जैसे मैंने पहले किया था, और ट्रांसफर कितनी है 500। अब मैं ट्रांसफर को रिकॉर्ड करने के बाद अब इनको टोटल कर लेता हूं। अब इसको अगर टोटल करें तो देखिएगा कितनी अमाउंट बनेगी। ये फार्मूला चेंज करता हूं, सम दिस। अब देखिएगा जरा सारा कोर्स देखिएगा, 750 का आपका ओपनिंग बैलेंस था जब साल शुरू हुआ, ये क्लियर है। 1550 की आपने परचेज की, ये भी हमने अभी कैलकुलेट कर ली, ये यहाँ पर लिखी हुई है। 500 का स्टॉक हमारा ओल्ड न्यू से ओल्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये 28 का हो गया। अब जब मैं क्लोजिंग स्टॉक लूंगा ना, ये 1000 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा फिर मेरा, क्योंकि ये 500 की अमाउंट जो है वो भी तो ऐड करनी है ना। ये देखो, ये स्टॉक है 31st का और ये ट्रांसफर हुई, तो टोटल स्टॉक कितना हो गया 1500। मैं यहाँ 1500 लूंगा, ये ऑल्टरनेट मेथड है, आंसर वही आएगा। अब यहाँ पर इस मेथड में आपको कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक यही आना है वहां पर, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है। आप समझ आई बात? जी सर, थैंक यू। ओके, अब ये जो अमाउंट हमने कैलकुलेट की है, इस अमाउंट को ये मैं ले आया हूँ, ठीक है, 1300। अब इसके बाद जो मैं बात कर रहा था सिर्फ डेप्रिसिएशन रह गई है और 10% ऑन कॉस्ट है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर कोई नया इक्विपमेंट तो नहीं बाय किया, पेमेंट साइड पे कोई भी नहीं आ रही, सिर्फ एक आंटिक है और वो है ट्रांसफर की, ठीक है। और इसके अलावा ओपनिंग जो है आपका इक्विपमेंट वो 5000 का, कॉस्ट उसकी 5000 की है, ठीक है। अब मैंने डेप्रिसिएशन इस पर लेनी है क्योंकि वो कह रहे हैं ऑन कॉस्ट, तो 5000 पे अगर मैं डेप्रिसिएशन लूँ वो तो यहीं पे निकल आएगी, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। तो 5000 का 10% अगर मैं लूँ तो 5000 इंटू 10%, तो 500 की अमाउंट आ जाएगी। ये हमारी डेप्रिसिएशन में आ गई। अब इन सबको ऐड कर लो, अब इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगी, ये लास्ट एडजस्टमेंट थी। हमेशा तरतीब से क्वेश्चन को करेंगे तो कोई चीज मिस नहीं होगी। अब मैंने सारी चीजें एक एक करके जैसे जैसे जिस तरतीब में दी थी उसी तरतीब में लिखता गया। अब इसको सम कर लें, ये मेरे एक्सपेंसेस आ गए 222330, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। मेरी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, द डिफरेंस इज नॉट नॉन एज सरप्लस, ठीक है जी। अब ये सरप्लस कितना आया 25120, इसमें से माइनस कर देते हैं 22330, 2790 की अमाउंट जो है दैट इज द अमाउंट ऑफ सरप्लस। ये मेरा फाइनल आंसर है 2790। अच्छा, अब इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी केयरफुली बनानी है, ठीक है, इसी की वजह से जो अभी हमने बात की। अब मैं लेता हूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बनेगी एज एट 31st दिसंबर 2015। अच्छा, अब फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले एसेट्स लेते हैं। एसेट्स में मेरे पास नॉन करंट एसेट पहले आएगा, और नॉन करंट एसेट में एक ही एसेट है और वो है इक्विपमेंट, और इसकी कॉस्ट अभी मैंने देखी थी। अभी ये जरा थोड़ा सा स्पीड से करूंगा क्योंकि टाइम कम है। अब इसमें से लेस करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन देखें कितनी दी हुई है, 3500, लेकिन ये तो ओपनिंग है ना, इसका मतलब है कि 500 की डेप्रिसिएशन आपने मजीद भी रिकॉर्ड की है, तो टोटल कितनी हो गई 4000। इसमें से 4000 लेस कर दो तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी, दैट इज नॉन करंट एसेट्स। ये 1000 की अमाउंट नॉन करंट एसेट आ गई। अब आइएगा करंट एसेट्स में। करंट एसेट में अब ओपनिंग नहीं लेना प्लीज, क्लोजिंग। अब क्लोजिंग में आइएगा तो ये एसेट लिस्ट दी हुई है जिसमें सबसे पहले हीटिंग ऑयल आ रहा है 700, हीटिंग ऑयल 700 की अमाउंट आ गई। उसके बाद देखिएगा शॉप एंड कैफे इन्वेंट्रीज, एंड दिस अमाउंट इज 5000। नेक्स्ट आप देखिए 4000। अच्छा, अब न्यू स्पोर्ट्सवेयर में जब आएंगे, न्यू स्पोर्ट्सवेयर, इसकी इन्वेंट्री, ये अमाउंट अब यहां से लेनी है, ये जो मैंने वर्किंग की हुई है, ये जो वर्किंग मैंने की है ट्रांसफर वाली, ये अमाउंट आपकी आएगी। अब देखें 4000 का था जिसमें 2000 आपने ट्रांसफर कर दिया, और इसी तरह ये 1000 का था, 500 ट्रांसफर होके आया, ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब ये 2000 की अमाउंट जो है 2000, ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। और इसी तरह न्यू के बाद यूज्ड स्पोर्ट्सवेयर इन्वेंट्री, इसको भी ले लें, और ये भी अमाउंट आ रही है हमारे पास 1500 की। ठीक है, अब इसके बाद ये चारों रिकॉर्ड करने के बाद ये न्यू भी आ गया, ओल्ड भी आ गया। अब देखें कोई और एसेट तो नहीं है जो हमारा आएगा इसमें। अब देखें ये आपका सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन अनपेड है 2013 का, 14 का, ये तो आप राइट ऑफ कर चुके हो। जो 2015 का है 90 का, 2015 का, ये मेरा अभी भी रिसीवेबल है। यहाँ लिखूंगा सब्सक्रिप्शन ड्यू, और ये 900 कितनी अमाउंट है 90, ये 90 की अमाउंट आ गई। और उसके बाद आप बैलेंस की तरफ चले जाइएगा, बैंक बैलेंस की तरफ। तो बैंक बैलेंस का उसे दिया तो नहीं हुआ, लेकिन ये इजीली निकल आएगा, जुबानी में कैलकुलेट कर रहा हूँ। बैंक करंट अकाउंट, करंट अकाउंट देखिए किस तरह निकलेगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है 1000, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 1000 था। इसमें आपकी रिसीट्स कितनी हुई है, टोटल रिसीट्स 39800 मेरी रिसीट्स है, और 39500 मेरी पेमेंट्स है। अगर इस रिसीट में से पेमेंट लेस करूं तो 300 आपका कैश बढ़ जाता है। ओपनिंग कैश था 1000, तो इसका मतलब 1300 मेरे पास कैश आ जाएगा। ये वर्किंग मैंने आपको समझा दी है, आप इसको कर लोगे खुद ही। उसके बाद आइएगा बैंक अकाउंट डिपॉजिट। अब डिपॉजिट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, डिपॉजिट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000, और ड्यूरिंग द ईयर भी आपने एक डिपॉजिट करवाया था, ये 6000 का। 10 और 6 हमारे पास आ जाएगा 16,000, ये 16,000 यहाँ पर आ गया। ये एसेट साइड मेरी मुकम्मल हो गई। दिस वाज 26,590। अब इसको प्लस कर लो तो मेरे एसेट आ जाएंगे 27,590। अब इसी से नीचे मैं लेता हूँ कैपिटल फंड, और इसका ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 23,150 आ रहा है। ये 23,150 अमाउंट यहाँ ली। इसमें अब आपने प्लस किया, जो सरप्लस कैलकुलेट हुआ, ऐड किया सरप्लस, और सरप्लस मेरे पास आ रहा है 2790। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें, बल्कि यही ले आते हैं इसको, इन दोनों को प्लस कर लें, ये मेरे पास कैपिटल फंड आ गया। अब इसके बाद लाइबिलिटीज में सिर्फ करंट लाइबिलिटीज है क्वेश्चन में। अब क्लोजिंग लाइबिलिटी चलिएगा, वहां पे मूव करते हैं क्लोजिंग लाइबिलिटी की तरफ। क्लोजिंग लाइबिलिटी में शॉप एंड कैफे की पेएबल्स आ रहे हैं, पेएबल्स कैफे, और ये अमाउंट है हमारे पास 800 की। उसके बाद पेएबल्स हैं स्पोर्ट्सवेयर के, स्पोर्ट्स वेयर, इसके जो पेएबल आ रहे हैं वो 450, और हीटिंग और लाइट के जो पेएबल्स हैं, हीटिंग ऑयल्स के, सॉरी हीटिंग ऑयल के जो पेएबल्स हैं ये मेरे पास 200 है। इसके अलावा अब देखें सब्सक्रिप्शन में आइएगा, ये जो 2016 का सब्सक्रिप्शन है 200 का, ये अनअर्न्ड है, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन।
200। अब इसको प्लस कर लें, और अब इन दोनों को ऐड करें, दैट इज 27,590। ठीक है जी। तो अब मैं जरा आपको पहले होमवर्क दे लूं। क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने दिया था, वो कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। 8 वैसे मैंने पहले भी दिया था, लेकिन दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि आज हम उसको देख नहीं सके। आप कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिएगा इस क्वेश्चन के हवाले से। सर ये करंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट बैंक का समझा दें। जी, करंट अकाउंट एक सिंपल एक बैंक अकाउंट है जिसमें वो टी अकाउंट होता है कि देखें कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था। ओपनिंग बैलेंस अगर आप देखें तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में करंट अकाउंट का 10,000। ये रेगुलर अकाउंट है आपके बिजनेस का। इसमें जितनी भी रिसीट हुई है, आप मुझे एक एक रिसीट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल दिया हुआ है 3900। जितना भी कैश रिसीव हुआ है उससे बैलेंस बढ़ेगा, और जितनी भी आपने पेमेंट्स की है उससे कैश कम होगा 39,500। अब इन तीनों को प्लस माइनस कर लूँ तो ये मेरे पास बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, अब जब मैं डिपॉजिट अकाउंट में आता हूँ तो डिपॉजिट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमें गिवन है 10,000। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखो, दिस वन 10,000, ये 10,000 की अमाउंट आ गई। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर आपने मजीद भी डिपॉजिट करवाया था,